नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज का सेशन है, इसमें भी 35 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले TGT PGT एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कला का अर्थ है। तो कला का अर्थ आपका रीता प्रताप की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा प्रेरित करना। ठीक है, और ज़्यादातर जगहों पर ये इसी को सही आंसर माना गया है, तो उसी के अनुसार हम भी ए को प्रेरित करना लगा देते हैं। बात करें आनंदित करने की, तो राकेश गोस्वामी की जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि कला जो है वो कल धातु से बना है, जो कि संस्कृत का शब्द है। और कल का जो अर्थ होता है वो होता है आपका सुंदर, मधुर, कोमल या सुख लाने वाला, ऐसा राकेश गोस्वामी की बुक में लिखा गया है। और उसके बाद लिखा गया है कि कट नामक धातु से भी कुछ विद्वान उत्पत्ति मानते हैं। तो जब कट नामक धातु से हम मानेंगे तो कट का जो तात्पर्य होगा वो होगा प्रसन्न करना या आनंदित करना। तो दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें आनंदित करने की, तो ये आपका कट धातु से उत्पन्न होते, कट धातु को अगर हम मानते हैं कि कला का मूल शब्द है तो उसके अनुसार आनंदित करना आंसर हो जाएगा। लेकिन जो ज़्यादातर राइट आंसर माना जाता है वो प्रेरित करना माना जाता है, और रीता प्रताप की बुक में भी प्रेरित करना लिखा हुआ है। एक और माना जाता है कम से, तो कम का अर्थ होता है आनंद। ठीक है, कम का मतलब भी क्या होता है कि कम शब्द कम से उत्पत्ति भी मानी जाती है किसकी, कला की, तो उसका अर्थ भी होता है आनंद। ठीक, तो दोनों विकल्प तो आनंदित करने से मिलता है, लेकिन जो रीता प्रताप में है तो वहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दिया गया, मतलब दिया गया है कला का अर्थ है वो प्रेरित करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। कला का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, तो जो कला का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है वो आपका किस में हुआ है, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में क्या कहा गया है, यथा कलाम यथा सफम यथा ऋणम सनयामसि। ठीक, ये आपका ऋग्वेद में कहा गया है, और इसका यथार्थवादी प्रयोग किया गया है नाट्य शास्त्र में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। यहाँ पर देखिएगा बात कर रहा है कि किसने किया, और 3 नाम दे रहा है, अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन, भरत मुनि, ये नाम दे रहा है। ये किसने विकल्प के लिए सही है। लेकिन चौथा है नाट्यशास्त्र, यहाँ आपको भ्रमित कर रहा है। जैसे सर्वप्रथम प्रयोग किस में हुआ तो आपको लगाना है नाट्यशास्त्र में, यानी किस किताब में किया गया है तो वो नाट्यशास्त्र में है। और किसने किया, तो नाट्यशास्त्र को जिसने लिखा उसने किया होगा, तो नाट्यशास्त्र को किसने लिखा है, भरत मुनि ने। अब इसमें बच्चे कन्फ्यूज होकर क्या कर सकते हैं, या तो नाट्य मतलब जैसे लिखा है कि सर्वप्रथम किसने किया तो नाट्यशास्त्र लगा देंगे। यहाँ आपको ध्यान देना है किसमें ना पूछकर किसने पूछ रहा है, तो यहाँ आपको भरत मुनि आंसर लगाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका भरत मुनि हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला किस भाषा के शब्द से बना है। अभी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कला जो है संस्कृत भाषा के शब्द से बना है। कल धातु से कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग कट धातु से मानते हैं, कुछ लोग कम धातु से मानते हैं। अब ये तीन माने जाते हैं जो कि इनसे ही कला की उत्पत्ति हुई है, कला शब्द की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है। अभी हमने चर्चा कर ली, तो ये कल धातु से बना हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कल। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में किया गया है। तो आर्ट शब्द दिया गया विकल्प क्या क्या है, 15वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो आर्ट शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो 13वीं शताब्दी में प्रयोग किया गया है। और आर्ट शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द आर्स या आर्टन से हुई है। ठीक है, और इसी को हम ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, टेक्ने। ठीक है, टेक्टे या टेक्ने, दो जो भी है उसके उच्चारण के अनुसार हम क्या कहते हैं, टेक्टे भी कहते हैं और टेक्ने भी कहते हैं। ठीक, तो आपका जो ये क्वेश्चन था कि कला संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है, तो ये आपका कल राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के लिए आर्स शब्द का प्रयोग हुआ था। तो कला के लिए जो आर्स शब्द का प्रयोग हुआ है वो लैटिन भाषा में हुआ है, आर्स या आर्टन, और इसी से आर्ट आपका जाकर बनता है। ठीक, कला को टेक्ने कहा जाता है, इस पर भी हमने बात कर ली है कि कला को टेक्ने किस में कहा जाता है, ग्रीक भाषा में कहा जाता है या लैटिन में कहा जाता है, और ये यूनान से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में कला को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो कला को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, एक आपका ललित कला हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, उपयोगी कला। तो कला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अब ललित कला को भी 5 भागों में बांट दिया गया है, वो हम आगे चर्चा करेंगे अभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, 5 लगाने के चक्कर में कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि कला को कितने भागों में बांटा गया है, ना कि पूछ रहा है कि ललित कला को कितने भागों में बांटा गया है। जब हमसे पूछेगा कि कला को कितने भागों में बांटा गया है तो वहाँ पर हम 2 टिक करेंगे। जब हमसे पूछेगा ललित कला को कितने भागों में बांटा गया है तब हम वहाँ पर 5 को टिक करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह किसका कथन है? अवनींद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर, पीएन चोयल, रस्किन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रस्किन। रस्किन के कथनानुसार कला विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति है, या मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। नेक्स्ट है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, रस्किन, क्रोचे। तो ये कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। प्लेटो का जो कथन है वो है सत्य की अनुकृति। सत्य, इतना आप याद रखिएगा कि सत्य की अनुकृति जहाँ आएगा वहाँ पर आपको प्लेटो करना है, या सिर्फ पूछ सकता है कि अनुकृति सिद्धांत किसका है, तो वहाँ आपको प्लेटो करना है। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, हमने आपको बताया कि प्लेटो आपको बता देना है। हीगेल ने क्या कहा है? तो हीगेल ने कहा है कि कला जो है वो भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, हीगेल के कथनानुसार। ठीक, और अरस्तु की जब बात होगी तो वहाँ पर अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण यानी नकल कह दीजिए, अनुकरण का सिद्धांत है अरस्तु से। अनुकरण मतलब नकल, और ये किसकी? प्रकृति की। वहाँ पर सत्य की थी, यहाँ पर प्रकृति की। वो सत्य की अनुकृति थी। प्लेटो के अनुसार कला जो है वो सत्य की अनुकृति है, लेकिन अरस्तु के अनुसार सत्य कला जो है वो प्रकृति का अनुकरण है या प्रकृति का नकल है। जैसे जैसे प्रकृति में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसी चीज़ को हम मतलब व्यक्त करते हैं, और या उसी चीज़ का हम नकल करके उसे हम बनाते हैं, तो वो क्या है? उस प्रकृति का अनुकरण है। नेक्स्ट है आपका, अरिस्टोटल के अनुसार कला क्या है? इससे घबराना बिल्कुल नहीं। अरिस्टोटल जो है वो आपके अरस्तु को ही कहा जाता है, और अरस्तु के अनुसार क्या है? अनुकृति है, प्रमाण है, अभिव्यक्ति है, अनुपात है। तो अनुकृत तो प्लेटो के अनुसार, और बाकी कोई विकल्प मिल नहीं रहा है। तो अनुकृत की जगह पर अगर हम अनुकरण कर लें तो ये आपका क्या हो जाएगा? अरिस्टोटल का कला के संदर्भ में दिया हुआ परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनुकृति है तो अनुकृत नहीं होगा, अनुकृत प्लेटो का है। अनुकरण होता तो किसका हो जाता? अरिस्टोटल या अरस्तु का हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कला मानव के दमित वासनाओं, यहाँ दमित ना होकर दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रायड। फ्रायड ने क्या कहा है कि कला जो मानव के दमित वासनाओं को, जो उसने वासनाओं को अपने या अपनी इच्छाओं को रोक लिया है, उसका उभरा स्वरूप क्या है? आपका कला है। नेक्स्ट क्या है आपका, कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, यह किसका कथन है? हीगेल, क्रोचे, अरस्तु, टॉलस्टॉय। कथन जो है वो आपका क्रोचे का है। आइए नेक्स्ट कहते हैं, अरस्तु ने कला को क्या कहा था? तो अभी हमने इस पर चर्चा की, अरस्तु ने कला को प्रकृति का अनुकरण कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, किसकी परिभाषा है? तो इसे भी हमने देख लिया है कि ये हीगेल की परिभाषा है। ठीक है, ये हीगेल की परिभाषा। अगर हम जयशंकर की बात करते हैं तो जयशंकर ने क्या कहा है कि ईश्वर के कर्तव्यों का संकुचित रूप है कला। ठीक है, जिसका हमें बोध होता है। नेक्स्ट है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? तो कला एक अभिव्यक्ति, इस कथन को रस्किन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगेल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? तो हमने अभी बताया था कि ललित कलाओं को 5 वर्गों में रखा है, और जहाँ सिर्फ कला की बात होगी वहाँ पर आप 2 रखेंगे, और जब ललित कला की बात होगी तो 5 होगी। अब 5 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले काव्य कला, फिर आपका है संगीत कला, फिर आपका है चित्रकला,
फिर आपका है मूर्तिकला, फिर आपका है स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला को सबसे निम्न श्रेणी का कला माना है और काव्य कला को सबसे उच्च श्रेणी का कला माना है। नेक्स्ट, हाँ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि हेगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। इसको तो हमने 5 बता दिया, कौन कौन से उसको भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, तो उसने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं, तो इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली कि चित्रकला भी आती है, स्थापत्य कला भी आती है, संगीत कला भी आती है, इनमें से सभी आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ललित कलाएं कितनी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ललित कलाएं 5 हैं। हेगल ने किस कला को निम्न श्रेणी में रखा है, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। तो इसने वास्तुकला को सबसे निम्न श्रेणी में रखा है और निम्न और उच्च श्रेणी का निर्धारण उनके द्वारा प्रयोग किए गए माध्यमों पर निर्भर करता है। जिसमें जितना अधिक माध्यम का प्रयोग किया जाएगा वो उतनी ही निम्न श्रेणी की कला होगी, और जिसमें कम माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा वो उच्च श्रेणी की कला होगी। नेक्स्ट है आपका, हेगल के अनुसार ललित कलाओं के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये चीज़ें अभी हमने बता दी है। सबसे पहले आपका आता है काव्य कला, फिर संगीत कला, फिर चित्रकला, फिर मूर्तिकला, फिर स्थापत्य कला। तो इसके अनुसार अगर हम विकल्पों को देखें तो ए विकल्प सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, आर्मेचर का प्रयोग किस में किया जाता है, मूर्तिकला में, स्थापत्य कला में, चित्रसूत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्तिकला में। होता क्या है कि मान लीजिए कि हमें कोई आकृति बनानी है और ऐसे पदार्थ से बनानी है जो स्वयं न रुक सके, तो उसके लिए हमें एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। ये एक तरीके से ऐसे जैसे हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा और उसके ऊपर मांस चिपका कर और जो आपके स्किन है उसे लगाकर आपका शरीर तैयार होता है। उसी प्रकार आर्मेचर के ऊपर भी मिट्टी या प्लास्टिक डालकर जो तैयार किया जाता है आकृति, उसके लिए ढांचे का काम करता है क्या, आर्मेचर। तो ये मूर्तिकला से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूर्तिकला। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में चारु और कारु शब्द का प्रयोग किया गया है, चारु यानी ललित कला, कारु यानी औद्योगिक कला। तो ये अष्टाध्यायी में प्रयोग किया गया है और अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, पाणिनि। नेक्स्ट है, कामसूत्र का वह टीका जिसमें षडंग का वर्णन है, किसने किया है, तो इसको किया है पंडित यशोधर ने। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारतीय षडंग के रचयिता कौन है, तो भारतीय षडंग के रचयिता कौन है, यशोधर पंडित हैं। और 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स किसने लिखा है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है आपका, षडंग का पहला अंग है, तो षडंग का पहला अंग आपका क्या है, रूप भेद। और इसके लिए आपको एक लाइन याद कराई गई है, वो आप जानते ही, वो लाइन है या इसको कह दीजिए उसे, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वडिका भंगम इति चित्र षडंगकम। तो रूप भेद सबसे पहले आता है, रूप भेद सबसे पहले आता है, तो ये पहला अंग आपका क्या हो जाएगा, षडंग का पहला अंग क्या हो जाएगा, रूप भेद। और इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, रूप भेद ए। नेक्स्ट है, षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है, तो षडंग सिद्धांत आपका जयमंगला में है। ठीक, कामसूत्र में वर्णन किया गया है इन चीज़ों का और उस पर जब टीका लिखा है तो जयमंगला में पंडित यशोधर ने बताया है षडंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानिए। तो आपको इसके लिए श्लोक याद रखना पड़ेगा, रूप भेदा प्रमाणान भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वडिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो रूप भेदा प्रमाणान भाव लावण्य योजनम, तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है। तो भारतीय चित्रकला में जो अनुपात है उसको प्रमाण से बताया गया है, उसके लिए प्रमाण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है। तो 6 अंगों का विस्तृत विवरण आपका जयमंगला में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वात्स्यायन रचित कामसूत्र व्याख्या में कला के षडंग का वर्णन मिलता है। तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है, यशोधर। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आपका है, और ये आपके लिए है कि इसका आंसर आप देंगे। रूप भेद से स्पष्ट होता है आकृतियों में समानता, आकृतियों में भिन्नता, आकृतियों में सौंदर्य, इनमें से कोई नहीं। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में करके। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।